दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस से भरी मूवी लेकर आता हूं। और आज मैं फिर से 2024 में रिलीज हुई एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसके अंदर एक से एक मोस्ट डिस्टर्बिंग मल्टीपल्स मर्डर हो रहे हैं। और आखिर ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं और इन सब के पीछे किसका हाथ है? क्या पुलिस इस सातरे खूनी को पकड़ पाएगी? तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज का शानदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्वीट एंड सिंपल सी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें मॉम एंड डैड हैं और उनके दो बच्चे हैं। और यहाँ पर उनके बड़े बच्चे का नाम है सुकेश और वहीं छोटे बच्चे की बात करें तो उसका नाम है राजू। और यहाँ हमें मालूम चलता है ये दोनों सारा दिन फोन में गेम खेला करते हैं, इन्हें पढ़ाई लिखाई की कोई भी टेंशन नहीं है। जिसके बाद उन्हीं के घर पर एक फूड डिलीवरी वाला आदमी आता है और डैड के कहने पर भी उनका बेटा सुकेश डिलीवरी लेने के लिए नहीं जाता। वो इसलिए क्योंकि सुकेश नहीं चाहता कि उसका गेम खराब हो, मगर पिता को ही हार कर खुद ही मजबूरन डिलीवरी लेने के लिए जाना पड़ता है। अब वो डिलीवरी बॉय जैसे सामान पहुंचाने के बाद घर से थोड़ा आगे जाता है और दोस्तों यहाँ पर उसका काम तमाम हो जाता है। मतलब कि कोई अनजान साइको जैसा आदमी वहाँ पर आता है और उस डिलीवरी बॉय की जान ले लेता है। और यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात थी, जब वो उस आदमी को मार रहा था और वो अजीब सी पागल वाली हरकतें कर रहा था। खैर ये खबर पुलिस तक पहुँच जाती है। इसके बाद फौरन ही पुलिस क्राइम लोकेशन में पहुँच जाती है और तहकीकात करने पर उन्हें समझ आता है कि बाइक से गिरने की वजह से उस डिलीवरी बॉय की मौत हुई है। इसलिए पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब आगे हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डॉक्टर बनने की स्टडी कर रहा था और तभी उसके पास उसका दोस्त आता है। दरअसल उसका दोस्त अपनी कजन की रिपोर्ट लेकर आया था, क्योंकि उसकी कजन काफी दिनों से बीमार थी और उसने कई बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, मगर उसकी बहन का कोई इलाज नहीं कर पाया। यह सब सुनने के बाद शिवा रिपोर्ट्स को चेक करता है और उसे मालूम चलता है कि असल में मांजरा क्या है। वो अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हारी बहन को कोई खाने में स्लो पॉइजन दे रहा है और हैरान की बात यह है कि इसका डोज इतना ज्यादा कम है कि जल्दी बॉडी में असर नहीं करता, मगर ये डोज ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलता रहा तो तुम्हारी बहन को कोई नहीं बचा सकता। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मेरी कजन अपने पति के साथ रहती है और बीमारी की वजह से उसका पति ही उसे खाना खिलाता है। यहाँ पर शिवा समझ जाता है कि उसका पति ही उसे ये डोज दे रहा है और शिवा अपने दोस्त से ये भी कहता है कि वो अपने कजन के पति को पुलिस के हवाले कर दे। वो खुद ब खुद सब कुछ उगल देगा कि आखिर वो सब क्यों कर रहा है। शिवा की सारी बातें सुनने के बाद दोस्त शॉक्ड रह जाता है। वो शिवा से कहता है मेरी कजन का पति आखिर ऐसा क्यों करेगा। खैर इसके बाद शिवा अपने घर जाता है। यहाँ पर मालूम चलता है कि शिवा अपनी बहन स्वाति के साथ रहता है और साथ ही उसकी बहन प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। एक्चुअली में शिवा की माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और उसके पिता और जीजाजी दोनों ही आर्मी में सोल्जर थे, मगर एक लड़ाई के वक्त दोनों ही शहीद हो गए थे। इसलिए दोनों भाई बहन एक दूसरे का माँ बाप से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं और शिवा का भी सपना है कि वो मिलिट्री डॉक्टर बने, पर स्वाति इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वही वाली बात है ना, पिता और पति दोनों को खोने के बाद वो चाहती है कि मेरा भाई इस काम में ना जाए। लेकिन शिवा का जुनून है कि वह मिलिट्री में जाए, तो अपनी बहन से छुपकर प्रिपरेशन करता रहता है ताकि मिलिट्री में डॉक्टर बन पाए। तो कुछ देर के बाद शिवा के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड वर्षा आती है, जो कि एक खुशखबरी लेकर आई होती है। कहती है मेरे पिता हम दोनों की शादी करने के लिए मान गए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है कि अगर तुम एक बार अच्छे से सेटल हो जाओगे तो उसके बाद बड़े धूमधाम से हमारी शादी हो जाएगी। यह सुनने के बाद दोनों बड़े खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस स्टेशन में एक लड़के को लाया जाता है, जिसने अचानक से होटल में बैठे हुए वहाँ के कई लोगों पर हमला कर दिया था, मानो कि उस लड़के को दौड़ा पड़ा हो। पूछने पर वह अभी कुछ बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन उस लड़के को किशोर नाम के एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है, जो कि असल में वर्षा के पिता थे। और कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद किशोर पुलिस ऑफिसर वैष्णवी को बता देता है कि यह लड़का किसी ट्रोमा से गुजर रहा है। बचपन में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे यह भुला नहीं पा रहा। नशा वगैरह करने की वजह से वो ट्रोमा में है, इसके ऊपर हावी होता जा रहा है, इसलिए इसने ऐसी हरकत की है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा ये। अगले सीन में पुलिस स्टेशन के बाहर कोई अनजान इंसान एक लिफाफा छोड़कर चला जाता है, जिसमें फाइल 1 लिखा हुआ है। वैष्णवी जैसे उस लिफाफे को खोलती है, उसमें लिखा होता है कि फूड डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसको जानबूझकर मारा गया था। ये पढ़ने के बाद तो वैष्णवी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम के हिसाब से तो यह एक्सीडेंट था। तो वो पोस्टमार्टम करने वाले आदमी से कहती है क्या तुमने ठीक से पोस्टमार्टम किया था उस फूड डिलीवरी बॉय का, या कुछ चीजें छोड़ दी थी? वो कहता है मैडम मैंने तो सब कुछ अच्छे से चेक करके रिपोर्ट बनाई थी। पुलिस वाले अब परेशान होते हैं कि ऐसा फिर कैसे हो सकता है जब सब कुछ सही ढंग से हुआ था, लेकिन ये फाइल भेजी किसने और इस फाइल भेजने वाले को ऐसा क्यों लग रहा है कि डिलीवरी बॉय की हत्या हुई है। यहाँ से अगले दिन शिवा कॉलेज आता है, जहाँ उसे सारे स्टूडेंट कॉलेज के हॉल की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हुआ यह था कॉलेज की छत से कूद कर किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। शिवा जैसे उस स्टूडेंट को देखता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम था चंदू, जिसने आत्महत्या कर ली थी। किसी को समझ नहीं आता कि चंदू कैसे आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छा बंदा था। बिना
किसी टेंशन और परेशानी वाला था। तभी वहाँ पर वैष्णवी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और चंदू की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। तो अब रात को शिवा चुपके से मुर्दा घर में आता है ताकि पता कर पाए कि क्या चंदू ने आत्महत्या की है या नहीं। लाश को देखकर उसको पता चलता है कि उसकी हत्या बड़ी सफाई से की गई है, जिसको आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई। तभी वहाँ पर पोस्टमार्टम वाला बंदा वर्मा आता है, इसलिए शिवा मुर्दा घर से तुरंत भाग जाता है ताकि वह पकड़ा न जाए। वो घर आकर अपने द्वारा जमा किए हुए सारे सबूतों को देखने लगता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि पुलिस को फाइल 1 शिवा ने ही भेजा था। दोस्तों शिवा सुकेश के पड़ोस में रहता है। दोस्तों वही सुकेश जो कि कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, और उस समय डिलीवरी वाले को देखकर शिवा को पता चल गया था कि उसकी भी हत्या हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिखा हुआ आया तो उसको कंफर्म हो गया कि कुछ तो घोटाला चल रहा है। बीच बीच में जो शायद हॉस्पिटल वाले मिलकर कर रहे हैं, हत्या को आत्महत्या या एक्सीडेंट बताकर नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसलिए उसने फाइल 1 भेजी ताकि पुलिस को सच्चाई पता चल पाए। इसके बाद तो वह फाइल 2 भी भेजता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि चंदू की भी हत्या हुई है, आप लोग अच्छे से जांच कीजिए। लेकिन वैष्णवी को यकीन नहीं होता, उसको लगता है कि कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है शायद। पर उसका सीनियर ऑफिसर दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने का ऑर्डर देता है, वो भी किसी दूसरी जगह से, ताकि पता चल पाए कि असल में खेल क्या है। इसलिए दूसरा डॉक्टर चंदू का पोस्टमार्टम कर लेता है, और जो वो खुलासा करता है इससे वैष्णवी और उसके सीनियर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो डॉक्टर बताता है कि इसका मर्डर हुआ है, लेकिन वर्मा ने जो रिपोर्ट बनाई वो भी ठीक थी कि चंदू ने आत्महत्या की है, क्योंकि जिसने भी चंदू को मारा उसने इतनी सफाई से उसे मारा है कि नॉर्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा ही नहीं जा सकता कि यह हत्या है या फिर कुछ और। पर जिसने आप लोगों को फाइल भेजी उसने जरूर लाश को अच्छे से देखा है, या तो फिर कोई डॉक्टर होगा या फिर उसकी पढ़ाई कर रहा होगा। तभी लाश को देखने के बाद उसको पता चल गया कि डिलीवरी बॉय और चंदू दोनों की हत्या हुई है। इसलिए सीनियर ऑफिसर वैष्णवी से कहता है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ो, शहर में अब एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए। अब सभी को लग रहा होता है कि जो फाइल भेज रहा है वही हत्यारा होगा, इसलिए वो लोग फाइल भेजने वालों को ही ढूंढने में लग जाते हैं। तो अब सारे पुलिस वाले चंदू के कॉलेज की अच्छे से तलाशी लेते हैं ताकि कोई सुराग मिल जाए। तब उन्हें ग्राउंड में एक रॉड मिलती है जो कि किसी तरह का एंटिक पीस लग रहा था। शिवा चुपके से उस रॉड की फोटो खींच लेता है। रॉड पर मिले फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि इस पर तो चंदू के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो पुलिस वाले चंदू के सारे दोस्तों से पूछते हैं कि क्या कभी चंदू ऐसी रॉड का किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया करता था। सभी नाम में जवाब देते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई भी रॉड उसके पास कभी नहीं देखा। तो वहीं शिवा भी अपने हिसाब से जानकारी निकालने में लगा होता है कि असल में यह रॉड है क्या चीज। अब यहाँ वैष्णवी एक आर्कियोलॉजिस्ट विश्लेषण से उस रॉड के बारे में पूछती है। वो बताता है इसका नाम हाथी घर है। काफी समय पहले एक राजा था जहाँ के लोग अचानक से मरने लगे। कोई तो ऐसा था जो लोगों को मार रहा था। इतने लोगों के मरने के बाद भी राजा उस हथियारे को पकड़ नहीं पाया और कुछ ही दिनों में 1000 की तादाद में लोग मारे गए। मतलब कि नरसंहार हो गया पूरे राज्य में। पूरा राज्य बर्बाद हो गया था और बचे हुए लोगों ने राजा के महल पर हमला कर दिया, उसकी जान ले ली, या कहते हुए कि यह राजा ही था जो लोगों को मार रहा था। तभी तो ये किसी अपराधी को पकड़ नहीं पाया। इस तरह के इल्जाम राजा पर लगने लग गए। ये हाथीघर उसी राजा के पास हुआ करता था और लोगों के हमले से यह हाथीघर टूटकर 3 हिस्सों में बट गया। ये जो आपको मिला है ना, वो सिर्फ बीच का पार्ट है, ऊपर और नीचे के 2 पार्ट और होंगे। हत्यारा हत्या करने के बाद यह छोड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो आपको बता रहा है कि वो भी नरसंहार की तैयारी में है, जिससे बहुत ही बड़ी तबाही आएगी। यह सुनने के बाद पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हैं कि अब यह हाथीघर का क्या नाटक आ गया बीच में। लेकिन कुछ भी हो कि हत्या इस हाथीघर से जुड़ी हुई है। अब वैष्णवी अपनी टीम के साथ एक आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ पर यही हाथीघर जैसे आर्टिफैक्ट वगैरह बेचे जाते हैं। तो आर्ट गैलरी वाला बंदा कहता है हाँ, यह हाथीघर यहीं से बेचा गया था, लेकिन जो इसको खरीदने आया था उसने मास्क लगा के रखा हुआ था। तो मुझे नहीं पता कि वह इंसान कौन था, लेकिन मैंने उसके हाथ में एक स्टेथोस्कोप देखा था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिवा भी उसी आर्ट गैलरी वाले के पास आता है और उससे ही वह हाथी घर के बारे में पूछता है, पर वो बंदा उसको भी सेम जवाब देता है जो उसने वैष्णवी को दिया। लेकिन अब उस आदमी को पता लगाना था कि वह हाथी घर किसने खरीदा था। फिर कुछ देर के बाद शिवा से मिलने उसकी पुरानी दोस्त सपना आती है, जो शिवा को वैसे पसंद भी करती है। लेकिन शिवा ने उसे साफ कह दिया था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, मैं वर्षा को पसंद करता हूँ बस, और उससे मेरी शादी होने वाली है। यह चीज सुनकर सपना उदास हो जाती है। इसके बाद शिवा सपना के भाई सत्या से मिलने जाता है, जो कि गेम डेवलपर है। शिवा फिर सत्या को उसकी बहन के बारे में बताता है कि देख भाई, मैं अगर कहूंगा तो तुम्हारी बहन को बुरा लग जाएगा, इसलिए तुम ही उसको अच्छे से समझाओ कि उसका और मेरा कुछ नहीं हो सकता। सत्या कहता है तुम टेंशन मत लो, माँ के मरने के बाद से वो परेशान रहने लगी है, लेकिन मैं उसको समझा लूंगा। अब रात को जब वैष्णवी और बाकी पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी उनसे थोड़ी दूर कोई अनजान इंसान सपना पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। और शिवा भी वहीं से घर की ओर जा रहा था, तो वो सारी चीजें देख लेता है और तुरंत उस आदमी के पीछे जाता है ताकि उसे पकड़ पाए। लेकिन तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें वहाँ पर सपना की लाश
और सामने गिरी शिवा की बाइक मिलती है, जो जल्दी जल्दी में शिवा वहीं पर छोड़कर हत्यारे के पीछे भाग गया था। साथ ही वहाँ पर हाथी घर का दूसरा टुकड़ा भी मौजूद होता है। पुलिस वाले तो यह समझ लेते हैं कि इसी बाइक वाले ने सपना को मारा होगा। बेचारा शिवा अब तो बुरी तरह से फंस गया। तो शिवा जब उस आदमी को पकड़ नहीं पाता तो वह बाइक लेने रिटर्न आता है, पर वहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर को देखकर समझ जाता है कि मैं तो गया, अब ये लोग तो मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए वो भागना ही सही समझता है वहाँ से। अब बाइक की जानकारी निकालने के बाद पुलिस को शिवा के बारे में पता चल जाता है, तो वो उसके घर पहुंच जाते हैं। इस चीज को देखकर शिवा की बहन पुलिस वालों से कहती है, देखो आपको गलतफहमी हुई है, मेरा भाई किसी को नहीं मार सकता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन शिवा के सारे सामान को चेक करने के बाद पुलिस वालों को यही पता चल जाता है कि सारे फाइल्स को लिफाफे में डालकर भेजने वाला कोई और नहीं शिवा ही है। और पुलिस वालों के हिसाब से उन्होंने उस इंसान का पता लगा लिया जो हत्या को आत्महत्या या एक्सीडेंट दिखा रहा था। बस दोस्तों शिवा को पकड़ना ही बाकी रह गया था। इसके बाद पुलिस वालों को एक और फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं एक और हत्या करने वाला हूँ, हिम्मत है तो रोक लो। यह जानकर पुलिस वाले कुछ मैथमेटिशियन को बुलाते हैं और सारी फाइल्स कौन सी जगह पर किसकी हत्या हुई, किस तरह से मारा गया, इन सभी का कैलकुलेशन बताते हैं, ताकि सारी चीजों को जोड़ने पर हो सकता है वो लोकेशन मिल जाए जहाँ पर अब हत्या होने वाली है। इसलिए वो मैथमेटिशियन अपनी कैलकुलेशन लगाकर वो लोकेशन ढूंढ निकालता है जहाँ उसके हिसाब से अगली हत्या को अंजाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ शिवा समझ जाता है कि बस पूरी तरह से फंस चुका हूँ मैं और मुझे खुद को साबित करना होगा निर्दोष। तो वो अपनी दोस्तों को फोन लगाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बॉबी नाम के दोस्त को फोन लगाता है तो उसे बॉबी काफी परेशान लगता है। कई बार शिवा को वीडियो कॉल उठाकर वो कट कर देता है, मानो बॉबी अपने होश में ही ना हो। इसलिए वीडियो कॉल के अंदर शिवा ने जो बैकग्राउंड देखा था वो उसी जगह के लिए निकल जाता है ताकि बॉबी से मिल पाए। वो तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ उसे बॉबी दिखाई देता है, जो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। शिवा उसे आवाज भी लगाता है लेकिन वो सुनता ही नहीं, और तभी बॉबी वहाँ पर मौजूद एक आदमी की हत्या कर देता है। शिवा यह देखकर दंग रह जाता है कि यह कैसे, कहीं बॉबी ही वो इंसान तो नहीं जो सभी को मार रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा आदमी आकर बॉबी को ही मार देता है और उसके पास हाथीगर का तीसरा पार्ट मौजूद होता है। ना जाने अचानक से शहर में हो क्या गया है, लोग पागलों जैसी हरकतें करते हुए एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे की वजह क्या होगी, आगे तक जरूर देखना। और शिवा बॉबी के मरने पर ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं रोने भी लगता है कि क्या हो गया मेरे दोस्त को, क्योंकि उसने एक के बाद एक करके अपने कई दोस्तों को खो दिया। तभी पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और यही वो लोकेशन भी थी जो मैथमेटिशियन ने निकाली थी। यहाँ शिवा को बॉबी की लाश के साथ देखकर पुलिस वाले शिवा को पकड़ लेते हैं कि हत्यारा मिल गया। अब जेल में लाकर शिवा की अच्छे से पहले पिटाई की जाती है ताकि उसे बुलाने की आखिर उसने इतने लोगों को क्यों मारा और उसका अगला टारगेट क्या है। लेकिन शिवा तो बस यही कहता है कि देखो मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे असली हत्यारा फंसा रहा है। इतना मार खाने के बाद किशोर जेल में आकर शिवा की मरम पट्टी करता है और उससे कहता है कि बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो वैष्णवी से कहता है कि देखिए आप लोगों ने शिवा को बहुत मारा, इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना होगा, इसके लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सभी शिवा को हॉस्पिटल भेज देते हैं जब किशोर उसका इलाज करता है, लेकिन जैसे ही शिवा ठीक होता है तो मौका देखकर तुरंत हॉस्पिटल से भाग जाता है, क्योंकि शिवा ने डिसाइड कर लिया था कि वह असली अपराधी को ढूंढकर रंगे हाथों से पकड़ेगा ताकि जितनी भी उसकी बदनामी हुई है वो सब मिट जाए। तो इसके बाद से वो दोबारा उसी आर्ट गैलरी वाले आदमी के पास आता है ताकि हाथी घर खरीदने वाले की कुछ और जानकारी इकट्ठा कर पाए। लेकिन जो वो देखता है ना उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि किसी ने आर्ट गैलरी वाले बंदे को कुर्सी से बांधकर उसे जिंदा जलाकर मार दिया था। उसके शरीर से उठने वाली आग की लपेट देखकर शिवा एकदम से घबरा जाता है और तुरंत भाग निकलता है। तभी पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वैष्णवी को लगता है कि सबूत मिटाने के लिए शिवा ने इस बंदे को मार दिया, तो अब कैसे भी करके शिवा को पकड़ना होगा वरना वह और लोगों को मार देगा। इसलिए वैष्णवी एक प्लान बनाती है कि हम शिवा की बहन स्वाति को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और शिवा के दोस्तों में यह अफवाह फैला देंगे कि स्वाति की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो जैसे ही शिवा को यह खबर मिलेगी वो हॉस्पिटल में स्वाति से मिलने जरूर आएगा, उसी टाइम हम उसको पकड़ लेंगे। इसलिए स्वाति को पुलिस वाले हॉस्पिटल बुलाते हैं, लेकिन जैसे वो बेचारी हॉस्पिटल जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी वाला आदमी टक्कर मार देता है और दूसरी गाड़ी वाला आदमी वही होता है जिसने बॉबी, डिलीवरी बॉय और सपना को मारा है। टक्कर भी इतनी भयानक होती है कि इस हादसे में वह आदमी भी मारा जाता है, लेकिन स्वाति की सांसें चल रही होती हैं, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ दुर्भाग्य से उसके बच्चे को तो बचा लिया जाता है, लेकिन स्वाति अपना दम तोड़ देती है। वैष्णवी को काफी ज्यादा अफसोस होता है कि यह शिवा को पकड़ने का बहुत ही बेकार आइडिया था, बेचारी स्वाति की जान चली गई, मुझसे क्या हो गया। इसलिए वो इसी सदमे के कारण नौकरी से रिजाइन देने का फैसला करती है। लेकिन फिर बाकी पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि देखो आपकी गलती नहीं है, कि कोई पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, स्वाति की तरह और भी लोगों की जान जा सकती है, इसलिए हमें अपराधी को पकड़ने के लिए आपकी जरूरत है और शिवा
का दोस्त उसको फोन करके स्वाति के बारे में बता देता है। शिवा भी जल्दी से हॉस्पिटल में आता है। अपनी बहन को मरा देखकर वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि पुलिस ने मुझे पकड़ने के चक्कर में मेरी बहन को मार दिया, तो मुझे पकड़ना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। लेकिन उसका दोस्त कहता है यह भूल कर भी मत करना, तूने ऐसा किया तो असली अपराधी कभी बाहर नहीं आएगा जिसने तेरी बहन को मारा है। वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो जब उन्हें पकड़ना होगा। ये सुनने के बाद शिवा की हिम्मत बढ़ जाती है और वो पुलिस वालों से बचकर हॉस्पिटल से चला जाता है। शिवा जैसे ही अपने घर पहुंचता है, पड़ोस में सुकेश के घर वालों से उसको चिल्लाने की आवाज आती है। तो आज जैसे ही घर के अंदर झांकता है, उसे पता चलता कि सुकेश भी बाकियों की तरह बिल्कुल पागल हो चुका है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है और ऐसी पागलों जैसी हरकत करते करते वो अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए शिवा और सुकेश की मां मिलकर उसे रोकते हैं और पीछे से हमला करके सुकेश को कर देते हैं बेहोश। शिवा सुकेश के छोटे भाई से पूछता है कि आखिर तुम्हारे भाई को हो क्या गया था। तो छोटा भाई बताता है भाई हमेशा मोबाइल में कोई स्नैपर नाम का गेम खेला करता है, उसमें एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसी की वो तैयारी करने के लिए सारा का सारा दिन गेम के अंदर डूबा रहता है। जिसके बाद आज अचानक से उसने यह सब करना शुरू कर दिया। यह सुनने के बाद शिवा हैरान हो जाता है कि गेम कैसा गेम। तब उसको याद आता है कि बॉबी भी यही गेम खेला करता था। इसलिए वो सपना के भाई सत्या के पास आता है और आपको याद होगा दोस्तों, सत्या एक गेम डेवलपर है। तो शिवा उसे स्नैपर गेम के बारे में जानकारी निकालने की कहता है कि असल में यह गेम है क्या चीज। तो सत्या भी तुरंत काम पर लग जाता है और काफी देर चेक करने के बाद उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो शिवा से कहता है कि वैष्णवी मैडम को यहाँ पर बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकती है। पर शिवा कहता है पर यार वो तो आते ही मुझे पकड़ लेगी। सत्या कहता है ये गेम नहीं है, मौत का समंदर है, इसके पीछे जो भी है ना वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा, उसे हम आसानी से नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमें पुलिस की जरूरत होगी। तो शिवा डरते हुए वैष्णवी को फोन करके सत्या के घर पर बुला लेता है कि मैडम वहीं पर मौजूद हूँ, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। वैष्णवी अपनी टीम के साथ सत्या के घर पर जाती है। तो सत्या उनको गेम के बारे में बताता है कि इस गेम को लोगों की जान लेने के लिए बनाया गया है। इसमें टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में गेम बिल्कुल नॉर्मल गेम की तरह चलता है, लेकिन लेवल 2 से यह खतरनाक होते जाता है और थर्ड लेवल से होता है मौत का खेल शुरू। यह गेम लोगों के दिमाग पर ऐसा असर डालता है कि लोगों के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। जो भी बंदा लेवल 3 पर पहुंचता है उसको लेवल 2 के ऐसे प्लेयर्स को मारना पड़ता है जो कई बार ट्राई करने के बाद भी लेवल 2 क्रॉस नहीं कर पाए। इसी वजह से सुकेश अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका छोटा भाई लेवल 2 को क्रॉस नहीं कर पाया। इस गेम में लेवल 4 भी है जिसकी जानकारी मैं निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि इसकी कोडिंग काफी ज्यादा हार्ड है। वैष्णवी को पहले तो उसकी बात वो यकीन नहीं होता। तो सत्या कहता है कि लेवल 3 के कुछ प्लेयर्स पास में एक्टिव हैं जो किसी न किसी लेवल 2 के प्लेयर्स को मारने जरूर जाएंगे। उन पर नजर रखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर नहीं। इसलिए वैष्णवी शिवा के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ लेवल 3 के प्लेयर्स हैं। तब उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि पागलों जैसी हरकतें करता है। जैसा कि बाकी लोग पागल हुए थे, वैसे उस आदमी को अच्छे से देखने पर और उसका पीछा करने पर उन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने खास तरह के लेंस और ईयरबड्स लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्लेयर्स लेवल 3 पर होते हैं उन्हें लेंस से गेम खेलना पड़ता है और लेंस लगाने के बाद जो भी लेवल 2 वाले प्लेयर्स होते हैं लेवल 3 वालों को वो मॉन्स्टर जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। इसी वजह से गेम को जीतने के लिए लेवल 3 के प्लेयर्स मॉन्स्टर समझकर लेवल 2 के प्लेयर्स को मार देते हैं। बड़ा खतरनाक गेम है दोस्तों। और लेवल 3 का बंदा जैसे लेवल 2 के आदमी को मारने वाला होता है, पुलिस वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से वो लेवल 2 के बंदे को नहीं मार पाता और यह गेम हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा लेवल 3 का बंदा आता है और लेवल 2 वाले को मार डालता है, जिससे अब वो लेवल 4 में पहुंच जाता है। इन सब चीजों को देखकर वैष्णवी समझ जाती है कि सत्या बिल्कुल सच कह रहा था। सत्या बताता है कि लेवल 4 बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो क्या है इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम 2 चीज कर सकते हैं, किसी बड़ी गेम बनाने वाली कंपनी से मदद लेकर स्पाइडर गेम का सिस्टम ही बदल सकते हैं, ताकि प्लेयर्स का टारगेट बदला जा सके, जिससे वो लेवल 2 के बंदे को नहीं मार पाएंगे और फिर हम उस इंसान को पकड़कर पूरे गेम का सर्वर ही खत्म कर सकते हैं जिसने यह गेम बनाया है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब पुलिस वाले बाकी लेवल 3 क्रॉस कर चुके प्लेयर्स को पकड़ते हैं, जिनके पास से उन्हें लेवल 4 का मैप भी मिल जाता है कि लेवल 4 कहां पर होगा। उसकी लोकेशन होती है तिरुपति। ये सुनकर वैष्णवी घबरा जाती है कि कल के दिन तिरुपति में एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, कहीं वही तो लेवल 4 नहीं होगा और हो सकता है प्लेयर्स सारे पूजा करने वाले लोगों को मारकर उनका नरसंहार कर दें। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अब वो शिवा से फाइल 4 के बारे में पूछती है कि आखिर तुमने वो फाइल क्यों भेजी। शिवा कहता है मैंने सिर्फ 3 फाइल्स भेजी हैं। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ कि यह सब कौन कर रहा है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि किशोर है, मेरा ससुर। मुझे किशोर पर काफी समय से डाउट है। हॉस्पिटल से भागने में उसी ने मेरी मदद की थी, क्योंकि अगर मैं जेल जाऊंगा और बाकी लोग मरेंगे तो आरोप मुझ पर कैसे लगेगा, इसलिए उसने मुझे हॉस्पिटल से बचाया। तभी मेरा सबसे पहला शक किशोर पर गया, जब उसने उस आदमी जिसने बॉबी और बाकियों को मारा और जिसकी वजह से मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ उसकी भी जान ले ली थी, तब उस आदमी के परिवार वालों को किशोर ने बहुत मोटी रकम दी थी।
यह सारी बातों छुपा कर रखने के लिए किशोर के अंदर एक बात है कि वह सोसाइटी को पसंद नहीं करता, वो लोगों से नफरत करता है। उसी के साथ साथ आर्ट गैलरी वाले आदमी ने कहा था कि जो हाथी घर खरीदने के लिए आया था उसके पास स्टेटोस्कोप था। तो किशोर वो इंसान है जो स्टेटोस्कोप हमेशा अपने पास रखता है। वो किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करके अपनी बातों में उलझा सकता है और इसी तरह से वो सारे काम करते हुए आ रहा है। वैष्णवी सुनने के बाद हैरान हो जाती है। शिवा कहता है कि किशोर मेरे कब्जे में है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है ताकि दुनिया के सामने उसकी सच्चाई ला पाऊं, इसलिए सारे लोग किशोर के पास जाते हैं। शिवा उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों फंसाया। तो किशोर कहता है कि मेरे प्लान का तुम तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन तुमने पुलिस को फाइल 1 भेजकर बता दिया कि डिलीवरी बॉय की जान एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हत्या से हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें इस केस में फंसाया। तब वैष्णवी कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे थे। किशोर बताता है मैं पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैंने कई साल उनके साथ ट्रेनिंग ली है, लेकिन उन्होंने मेरी काबिलियत पर शक किया कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन्हें दिखाने के लिए यह पूरा गेम का एक सिस्टम कई सारे डेवलपर से मिलकर बनाया ताकि इंडिया के यूथ को बर्बाद कर पाऊं, क्योंकि आज की यूथ इतना ज्यादा गेम खेलती है जिसके वो आदी बन चुके हैं और गेम के चक्कर में वो अपनों को भी नहीं छोड़ते, कभी अपनों को मार देते हैं तो कभी खुद की जान ले लेते हैं। इसलिए मैंने इस गेमिंग का सहारा लेते हुए कई लोगों की जान ले ली और आगे जो मैंने प्लान किया है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी तबाही आएगी जिससे दुनिया में सिर्फ मेरा नाम होगा। अब इस चीज को जानकर कि लेवल 4 में तबाही आएगी, वैष्णवी और बाकी पुलिस वाले हैदराबाद के एक गेमिंग कंपनी से बात करके इस स्पाइडर गेम का सर्वर बंद करने को कहते हैं, लेकिन यह गेम इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है कि उस कंपनी से भी यह होता ही नहीं। तब से बाद कंपनी वालों से कहता है कि आप एक काम कीजिए, गेम का सिस्टम बदल दीजिए और सारे प्लेयर्स के टारगेट पर मुझे सेट कर दीजिए ताकि सभी लेवल्स 4 के प्लेयर्स मुझे मारने आ जाएं। वैष्णवी शिवा से कहती है पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो, जान चली जाएगी तुम्हारी। इस पर शिवा नहीं सुनता और फिर अगले दिन सारे लेवल्स 4 के प्लेयर्स का टारगेट होता है शिवा। शिवा ने एक बस के अंदर बेहोश कर देने वाला धुआं फैला दिया होता है, तो जैसे वहाँ पर लेवल 4 के प्लेयर्स आते हैं शिवा उनसे लड़ते हुए सभी को बस के अंदर डाल देता है, जिससे वो सारे प्लेयर्स बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, क्योंकि यह गेम इतना एडिक्टेड था कि प्लेयर्स का रियल दुनिया से वास्ता ही खत्म हो चुका था। उनको गेम की दुनिया ही सच लगने लगी थी। इस तरह से शिवा ने आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत का खात्मा कर दिया था और अपनी बेगुनाही भी साबित कर दी थी कि उसने किसी को नहीं मारा। इसके बाद शिवा और बसा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और अपनी बहन स्वाति के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह पालकर बड़ा करता है। और दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी होगी। मेरे परसेप्शन से पूछा जाए तो मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।